हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 1 को रिवाइज। चैप्टर 1 का नाम है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर और ये क्लास 12th की होम साइंस का पहला चैप्टर है। रिवीजन के साथ साथ यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार से सिलेबस देख लो, क्योंकि जो चैप्टर है ना वो बुक में बहुत लेंदी है। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टॉपिक बुक में दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सिलेबस में उनको डिलीट किया गया है, तो उन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहले सिलेबस देख लो एक बार। तो ये रहा हमारा सिलेबस। देखो यहाँ पे चैप्टर 1 दिया गया है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। इसमें सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क क्या होता है, वर्क, करियर्स एंड लाइवलीहुड, इन तीनों में अंतर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया के कौन कौन से ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन cuisine, विजुअल आर्ट्स। उसके बाद है वर्क, एज एंड जेंडर। जो ये तीनों टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेंडर इश्यूज इन रिलेशन टू वर्क। उसके बाद सेकंड है इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क, जिसमें हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क एंड लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। इसमें हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला तो है एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क, दूसरा है लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। इसके बाद है इसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एर्गोनॉमिक्स। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एर्गोनॉमिक्स की, उसके बाद हम नीड पढ़ेंगे एर्गोनॉमिक्स की, फिर हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब हमको पढ़ना है। तो इतने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस। अब चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। क्या होता है वर्क, क्या होता है मीनिंगफुल वर्क। देखो जब हम वर्क की बात करते हैं ना, तो कोई भी काम जो आप कर रहे हो वो सब वर्क में आता है, चाहे उसके लिए आपको पैसे मिले या ना मिले, ठीक है। तो वर्क को कैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो जो जॉब है आपकी उसको भी आप अपना वर्क बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अ टास्क और ड्यूटी दैट इंटेल्स अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। मतलब जो आपके कर्तव्य हैं, आपके ऑब्लिगेशंस हैं, उनको आप निभाते हो, अपनी ड्यूटी को निभाते हो, तो वो भी वर्क है। अ मीन्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड थ्रू सिक्योरिंग जॉब एंड इनकम। तो जो वर्क है ना वो एक लाइवलीहुड का जरिया भी होता है। मतलब आप काम करके ही तो अपने लिए पैसे कमाते हो, अपनी लाइवलीहुड लाते हो। तो इनकम का सोर्स भी होता है आपका वर्क। उसके अलावा वर्क को हम धर्मा की तरह भी देखते हैं, अपनी ड्यूटी की तरह भी देखते हैं। इसके बाद हमारा जो खुद का ट्रू सेल्फ है उसको भी हम अपने वर्क के थ्रू दिखाते हैं। अपने यूनिक टैलेंट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं अपने वर्क के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपने वर्क के थ्रू अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इन्हेंस करते हैं, साथ ही साथ दूसरों की लाइफ पे भी असर डालते हैं। इसके अलावा वर्क क्या है, वर्क है एक पार्ट हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। मतलब कहते हैं ना कि हम धर्म कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब धर्म करते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो उसको हम स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्क क्या है, अ व्हीकल फॉर वंस क्रिएशन। अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो आप अपने वर्क के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना काम करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है। वर्किंग एंड अर्निंग वंस लाइवलीहुड ऑफर्स स्कोप फॉर होप, सेल्फ स्टीम एंड डिग्निटी। आपके अंदर सेल्फ स्टीम आती है, आपके अंदर होप आती है, आपको गर्व का अनुभव होता है अपना काम अच्छे से करके। तो वर्क को इस तरह से आप देख सकते हो। इसके अलावा वर्क क्या है, अ सिंबल ऑफ स्टेटस, पावर एंड कंट्रोल। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों का काम उनका स्टेटस बताता है। उनके काम को देख के हमें पता चलता है कि उनका स्टेटस क्या है, वो कितने पावरफुल हैं। अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, अ सॉर्ट ऑफ मेंटल और फिजिकल वर्कआउट दैट कैन रिजल्ट इन सक्सेस। आप जो वर्क करते हो ना वो आप इसलिए भी करते हो क्योंकि आप इन फ्यूचर सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है। ये भी वर्क होता है। मतलब आप सक्सेसफुल होने के लिए जो काम करते हो उसको भी आप वर्क की तरह देख सकते हो।
अ मीन्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब जो आपका वर्क होता है ना, वो आपकी सेल्फ को डेवलप भी करता है और साथ ही साथ आपको अपनी वैल्यू पता चलती है। आपको पता चलता है कि आप अपनी सोसाइटी में कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वर्क के बारे में हमने देखा, हमें पता चला कि वर्क कितने तरह का होता है, वर्क क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वर्क के अंदर आती हैं, वर्क को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो इन इन तरीकों से वर्क को डिफाइन किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मीनिंगफुल वर्क की, कि मीनिंगफुल वर्क क्या होता है। व्हेन एन इंडिविजुअल is involved in meaningful work, he develops a sense of identity, worth and dignity। जब आपके काम से आपकी पहचान बने, आपकी वैल्यू बने, आपको एक गर्व की अनुभूति हो, तो उसको हम मीनिंगफुल वर्क बोलेंगे, ठीक है। मीनिंगफुल जो वर्क होता है वो खाली आपके लिए ही अच्छा नहीं होता, बल्कि आपके आसपास जितने लोग हैं, आपकी सोसाइटी में जितने लोग हैं, उनके लिए भी मीनिंगफुल वर्क क्या होता है, अच्छा होता है। इसके थ्रू खाली आप अपना भला नहीं करते, आप दूसरों का भी भला करते हो, दूसरों की भी वेलबींग को देखते हो, ठीक है। Meaningful work is useful to society or to others, is done responsibly and is enjoyable to the worker। जो मीनिंगफुल वर्क होता है ना, वो करने में आपको मज़ा आता है। It enables the worker to use his her skills and judgment to showcase his her creativity और problem solving ability। तो जो ये मीनिंगफुल वर्क है ना, इसको करने के बाद वर्कर को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ अपनी एबिलिटी को दिखाने का भी मौका मिलता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनल ग्रोथ एंड मे इवेंचुअली इवन लीड टू एक्चुअलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल। अब जब मीनिंगफुल वर्क आप करते हो ना, तो आपको अपना पोटेंशियल पता चलता है, आपको अपनी क्षमता पता चलती है कि आप कितना आगे जा सकते हो, आप कितना अच्छा कोई काम कर सकते हो। वर्क प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ वंस ओन लाइफ कंडीशंस एंड दैट ऑफ सोसाइटी इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट। तो जब आप मीनिंगफुल वर्क करते हो, तो क्या होता है कि आप अपनी लाइफ को खाली इम्प्रूव नहीं करते, आप अपने आसपास की सोसाइटी को भी इम्प्रूव करते हो। तो मीनिंगफुल वर्क खाली एक बंदे के लिए नहीं होता, बल्कि वो बड़े लेवल पे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। आगे बढ़ते हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। जॉब और करियर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जब हम जॉब की बात करते हैं ना, तो खाली हम पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं, लेकिन जो करियर होता है ना, वो पैसे के साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी देता है। और करियर में क्या होता है कि आप मन से लगे रहते हो, आप सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते। वहाँ पे अगर आपको पैसे कम भी मिलेंगे ना, तभी भी आपको जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से आप वहाँ पे लगे रहोगे। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। वन में डिस्टिंग्विश बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर बाय सेइंग जॉब इज एन इन्वॉल्वमेंट इन वर्क फॉर द सेक ऑफ इट। तो मतलब खाली काम के नाम पे काम करना ही जॉब है, कि आपका ये काम है तो आपने इसको कर दिया, बस ये आपकी जॉब है। लेकिन जब हम करियर की बात करते हैं, अ करियर इज ड्राइवन बाय अ डीप डिजायर टू एक्सेल and a passionate need to grow, develop and prove oneself within the chosen field of work। तो जो करियर होता है ना, उसमें आप देखते हो, आप एकदम पैशनेट होके काम करते हो, आप अपनी ग्रोथ को देखते हो, आप खुद को प्रूव करना चाहते हो। आप जिस भी फील्ड में हो, वहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, लगातार आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, खुद को प्रूव करना चाहते हो, तो वही होता है करियर। कि आपके अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। One of the crucial aspect in making decision about the choice of career is that one must find enjoyment in the job। तो अगर आपको जॉब करने में enjoyment फील हो रही है, तो फिर वो आपका करियर बन सकता है। particularly when one assumes financially responsibility for the family। तो देखो, मतलब अगर ऐसी जॉब जिसमें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो अपनी फैमिली की, फिर भी आप उसको मज़े से कर रहे हो, आपको उसको करने में मज़ा आ रहा है, तो वो क्या होता है, करियर होता है। जहाँ पे आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठा रहे हो, अपने काम को भी इंजॉयमेंट के साथ कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद है वर्क, करियर्स एंड लाइवलीहुड। वर्क क्या होता है, करियर क्या होता है और लाइवलीहुड क्या होता है। तो देखो, वर्क मतलब जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, सब क्या है, वर्क है।
तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ज़रूरी नहीं कि वर्क करने में आपको पैसा मिले, पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आप वर्क किसी भी तरह का कर सकते हो। जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो, आप किसी को कोई एडवाइस दे सकते हो, आप वॉलंटियर बन सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो। कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हो, पर्सनल एक्टिविटी कर रहे हो, वो सब किस में आती है? वर्क में आती है, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। लाइवलीहुड की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे वो काम आते हैं जहाँ पे जिसका आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। मतलब आपने कोई काम किया, उसका आपको पैसा मिल गया, उससे आपकी अर्निंग हो रही है, आपकी फैमिली को खाने को मिल रहा है, तो वो क्या है? आपकी लाइवलीहुड है, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। करियर होता है ना, वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, सबके लिए सबका करियर अलग-अलग हो सकता है। यहाँ पे जो करियर होता है ना, वहाँ उसमें व्यक्ति को क्या होता है? मज़ा आता है, मतलब उसकी अर्निंग भी हो रही होती है, उसकी लाइवलीहुड भी अच्छे से चल रही होती है और उसको मज़ा भी आ रहा होता है, तो वही करियर होता है। यहाँ पे आप पैसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यहाँ पे आप अपनी एन्जॉयमेंट पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ठीक है? तो ये भी एक तरह का वर्क होता है। देखो, लाइवलीहुड में भी आप वर्क ही करते हो, करियर में भी आप वर्क करते हो, लेकिन करियर में जो वर्क करते हो ना, उसमें आपको क्या आता है? मज़ा आता है और उसमें एक ग्रोथ के चांसेस आपके होते हैं, आप उसको मन लगा के करते हो। अगर आपको उसमें पैसे कम भी मिल रहे हैं, तभी भी आपको ज़्यादा परवाह नहीं रहेगी, ठीक है? और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वर्क हैज़ सेवरल पर्सपेक्टिव्स। जो वर्क है ना, उसके कई सारे पर्सपेक्टिव हैं। वर्क को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हो, जैसे वर्क एज ए जॉब एंड लाइवलीहुड। द पर्सन फाइंड जॉब सेटिस्फैक्शन प्राइमरली फ्रॉम द इनकम अर्न। जब आप वर्क को जॉब की तरह देखते हो, सिर्फ और सिर्फ लाइवलीहुड की तरह देखते हो, तो आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम से ही सेटिस्फाई हो जाते हो, आप पैसे देख के ही सेटिस्फाई हो जाते हो। तब इसका मतलब है आप उसको सिर्फ जॉब की तरह कर रहे हो। लेकिन जब आप वर्क को एज अ करियर देखते हो, तो यहाँ पे आपका डेडिकेशन देखा जाता है कि आप कितना डेडिकेट होके वर्क कर रहे हो। A person who works for a career will dedicate considerable amounts of time and energy to the work because these are temporary cost of future gain। देखो, जब कोई बंदा करियर में काम कर रहा होगा, मतलब काम को एज अ करियर देख रहा होगा, तो वो अपना टाइम एनर्जी देगा उस काम को। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये छोटी मोटी कॉस्ट है फ्यूचर के गेन के लिए। मतलब अगर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो टाइम देना, एनर्जी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो डेडिकेट होके अपना टाइम देगा, एनर्जी देगा, ताकि वो फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सके। उसको खाली पैसे नहीं दिखेंगे। सच अ पर्सन गेट जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंटिन्यूइंग एडवांसमेंट एंड अचीवमेंट्स। और इस पर्सन को जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? अचीवमेंट्स से। जब उसको जो अचीवमेंट्स मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन जब आप वर्क को जॉब की तरह या लाइवलीहुड की तरह तरह देखते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम दिखती है। इनकम देख के ही, पैसे देख के ही आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, ठीक है? थर्ड है वर्क एज अ कॉलिंग। मतलब आपकी अंदर से इच्छा होती है कि आप ये काम कर दो, तो उसको वर्क एज अ कॉलिंग बोलते हैं, ठीक है? इसको आप पैसे के लिए नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, ठीक है? जैसे आपने किसी की हेल्प कर दी, कहीं पे जाके कोई धर्म पुण्य का काम कर दिया, बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया, तो ये क्या है? वर्क एज अ कॉलिंग है। इसके बाद है क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, पहला असर्शन है, दूसरा रीजन है, दोनों को आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है? पहला असर्शन क्या है? वर्क इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विथ एन इंटेंडेड सेट ऑफ आउटकम्स। तो देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वर्क क्या है? एक्टिविटीज का एक सेट है और इसका कुछ ना कुछ आउटकम हमको चाहिए होता है, इसीलिए हम काम करते हैं, ठीक है? रीज़न है, इट इज़ नॉट नेसेसरली tied to paid employment but may include entrepreneurship, consulting, volunteerism, contract, social work for community welfare and other professional activities। तो जो वर्क होता है, ज़रूरी नहीं कि ये पेड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो।
ज़रूरी नहीं कि वर्क से आपको पैसे ही मिले, बल्कि वर्क में जो है एंटरप्रेन्योरशिप को आप इंक्लूड कर सकते हो, कंसल्टिंग को इंक्लूड कर सकते हो, मतलब आप किसी को एडवाइस दे सकते हो, वॉलंटियरिज्म को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, सोशल वर्क को भी इंक्लूड कर सकते हो, पर्सनल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो देखो, असर्शन और रीज़न दोनों सही है। तो यहाँ पे हमारा रीज़न एकदम सही है और ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो, असर्शन में क्या था कि वर्क को सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बताया गया था जिसका अ, हमें कोई ना कोई आउटकम चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, तो और रीज़न में भी यही बात बताई गई है कि भले हमें वर्क से पैसा न मिले, लेकिन फिर भी हम एंटरप्रेन्योरशिप को, कंसल्टिंग को, वॉलंटियरिज्म को, सबको हम वर्क के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन भी असर्शन रीजन का है। यहाँ पे भी वर्क से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? वर्क इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विथ एन इंटेंडेड सेट ऑफ आउटकम्स। सही बात है कि वर्क को अभी हमने पहले भी पढ़ा, पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बात कही गई थी कि वर्क क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसका कोई ना कोई आउटकम हमको चाहिए ही चाहिए होता है। रीजन क्या है? इट इन्वॉल्व्स चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ओनली। क्या वर्क में सिर्फ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ही इन्वॉल्व है? खाली हम ऑक्यूपेशन को चुनते हैं वर्क में, खाली ऑक्यूपेशन के लिए ही वर्क करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। करियर भी हमारा वर्क में होता है। हम कभी कभी वर्क को एज अ कॉलिंग भी देखते हैं कि मतलब हमारा मन किया तो हमने काम कर दिया, धर्म कर्म के लिए भी हमने काम कर दिया। तो ज़रूरी नहीं कि खाली ऑक्यूपेशन के लिए काम हो। तो रीज़न यहाँ पे एकदम गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। डैश इज यूनिक टू ईच पर्सन एज इज डायनामिक अनफोल्डिंग थ्रू आउट लाइफ। कौन सी ऐसी चीज़ है इन चारों में से जो हर पर्सन के लिए यूनिक होती है, डायनामिक होती है और जीवन पर्यंत ये लगातार अनफोल्ड होती रहती है, मतलब आगे बढ़ती रहती है, इसमें ग्रोथ होती ही रहती है? तो ये जो करियर है ना, इसके बारे में ये बात कही जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश डिनोट्स द मीन्स एंड ऑक्यूपेशन बाय विच अ पर्सन सपोर्ट्स वन सेल्फ टू मीट बेसिक नीड्स एंड सस्टेन वंस लाइफ स्टाइल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या होती है, ऑक्यूपेशन की तरह होती है, जिसके थ्रू हम अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को सस्टेन कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड ही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को भी सस्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विथ एन इंटेंडेड सेट ऑफ आउटकम्स। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो क्या है इसमें, वर्क जो है हमारा सही हो जाएगा कि वर्क इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटी विथ एन इंटेंडेड सेट ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट है असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन रीज़न रीज़न पढ़ो और नीचे दिए गए इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करो। असर्शन क्या है? मीनिंगफुल वर्क इज यूजफुल टू सोसाइटी और टू अदर्स, इज डन रिस्पॉन्सिबली एंड इज इंजॉयबल टू द वर्कर। मीनिंगफुल वर्क के बारे में बात की गई है कि ये यूजफुल होता है सोसाइटी के लिए भी, दूसरों के लिए भी, और जो वर्कर होता है वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है, साथ ही साथ वर्कर इसको इंजॉय भी करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है मीनिंगफुल वर्क के लिए। रीजन क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज समथिंग टू सस्टेन द इंडिविजुअल्स इंथुजियाज्म टू कैरी ऑन हिज हर वर्क। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसा चूज करें जिससे हमारा जो इंथुजियाज्म है वो बना रहे उस वर्क के लिए, मतलब हम एकदम उत्सुक रहें उस काम को करने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ हमको चाहिए होती है जो हमारी उत्सुकता को बढ़ाती रहे, हमें पुश करती रहे कि हम वो काम करें। तो ये भी एकदम सही है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई चीज़ हमको चाहिए जो हमें पुश करे, लगातार काम करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल वर्क से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात ये भी सही है, रीज़न एकदम सही है, मतलब बात
ये जो स्टेटमेंट है सही है, लेकिन ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। अब यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, वो आपको फिगर दिखा के भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ ये जो इमेज है ये कहाँ की इमेज है, मतलब ये कौन सी आर्ट है और ये आर्ट किस स्टेट में होती है। तो जैसे ये वाली जो इमेज है ये शोला क्राफ्ट की है, जो कि कहाँ पे होता है, ओडिशा में होता है। इसके बाद ये जो इमेज है ना, ये चन्नापटना डॉल्स की है, जो कर्नाटका में बनाई जाती हैं। उसके बाद ये क्या है, ये स्टोन स्कल्पचर है, ठीक है। तो आपको ये फिगर दिखा दिखा के, इमेज दिखा दिखा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो एम्ब्रॉयडरी है उसकी बात की जा रही है। फिर यहाँ पे देखो वारली पेंटिंग्स हैं महाराष्ट्र की, ठीक है। ये जो है ये वारली पेंटिंग्स हैं, कहाँ पे होती हैं, महाराष्ट्र में होती हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे देखो पपेट्री क्राफ्ट है, कोकोनट क्राफ्ट है जो कि केरला में होता है, बैम्बू क्राफ्ट है जो कि कहाँ पे होता है, आसाम में होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं मैंने बता दिए कि यहाँ पे फिगर दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो इमेज है ये कौन सी इमेज है, किस क्राफ्ट की इमेज है और ये क्राफ्ट कहाँ पे, किस स्टेट पे होती है। या आपको डिफरेंट क्राफ्ट के नाम दे दिए जाएंगे, स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे, आपको उसको मैच करना होगा कि कौन सी क्राफ्ट किस स्टेट में होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एज एंड जेंडर। The age and sex of members of any workforce influence their personal and professional lives। तो देखो जो भी वर्कफोर्स पे मेंबर हैं, वर्क स्टेशन पे मेंबर हैं, उनका एज और उनका सेक्स उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को क्या करता है, प्रभावित करता है। द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज एट स्टेक व्हेन दे आर फोर्स्ड इनटू लेबर दैट इज नॉट सुटेबल टू देयर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट। तो अगर जो वुमेन है और चिल्ड्रन है उनसे ऐसे काम कराए जाएं जो उनके लिए सही नहीं है, तो इन कामों का असर उनकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट पे पड़ता है, ठीक है। बच्चे से ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए, औरतों से ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए जो वो नहीं कर पा रही हैं, तो इसका बुरा असर तो उनके ऊपर पड़ेगा ही। अब यहाँ पे देखो सेक्स और जेंडर में डिफरेंस बताया गया है कि क्या होता है सेक्स, क्या होता है जेंडर। तो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स रिफर्स टू द बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिमिलर थिंग। तो देखो जब हम सेक्स की बात करते हैं ना, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, मतलब जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट हैं, हमारे जो जेनेटिक्स हैं उन पे बेस्ड हमारा सेक्स होता है, ठीक है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर एक सोशल टर्म है। जेंडर को किसने बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है। द सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस डिटरमाइन हाउ वेरियस जेंडर्स आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एंड द टाइप ऑफ वर्क दे डू। तो सोसाइटी ने हमें बताया है कि आप इस जेंडर के हो तो आपको ये काम करना है, आप इस जेंडर के हो, आप लड़का हो तो आपको ऐसे बिहेव करना है, लड़की हो तो आपको ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम सेक्स की बात करते हैं, द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्स इज थ्रू द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और द जेंटियल्स। तो देखो जो हमारा सेक्स होता है ना, वो हमारे सेक्स ऑर्गन के थ्रू ही पता चलता है कि ये लड़का है ये लड़की है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू XX एंड XY और सम अदर क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन। तो जो क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन होते हैं उसी से हमारा सेक्स पता चलता है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं, दीज नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस बिकम स्टीरियोटाइप्ड, जनरली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस्ड। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो देखो जो जेंडर होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा वादिता पे आधारित कर दिया है, मतलब थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हम बन जाते हैं जेंडर के की जब बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो जेंडर के लिए हमारी सोच है उसको हम लगातार पास करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, कि मतलब अगर
किसी ने ये कह दिया कि लड़की को ये काम करना है या लड़कों को ये काम करना है, तो वो चीज़ हम कंटिन्यू मानते आ रहे हैं और अभी तक हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी सोसाइटी में लड़के के लिए काम बनाया गया है, लड़की के लिए काम बनाया गया है, उसी काम को हम फॉलो करते आ रहे हैं। और अगर कोई बंदा उस काम से अलग जाके कोई दूसरा काम करने की कोशिश करे, मान लो कोई लड़का ऐसा काम करने की कोशिश करे जो सोसाइटी कह रही है कि वो लड़की का है, तो फिर उस लड़के को हम क्या करेंगे, सोसाइटी में गलत नज़र से देखेंगे, उसको उतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, उसको लोग कुछ समझेंगे नहीं, उसके पीठ पीछे बातें करेंगे। तो ये चीज़ें होती है जेंडर पे, ठीक है। तो जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब हमारे समाज ने जेंडर को बनाया है, लेकिन जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है, इसको सोसाइटी ने नहीं बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क। तो जो भी औरतें होती हैं जो काम पे जाती हैं, काम करती हैं, उनके लिए क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मतलब चिंताएं हैं उनके लिए। तो टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, ट्रेनिंग फैसिलिटी टू डेवलप स्किल्स नीड टू बी इंक्रीज्ड। तो देखो जो औरतें हैं उनको सेफ रखने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको कुछ स्किल्स सिखाई जानी चाहिए। Primary earning members are considered to be men, and women's earning are considered supplementary and secondary, and even if they are sole bread earner, they do not have a similar standing in the market. तो देखो हमेशा से ही हमारी सोसाइटी में जो मेन हैं उनको क्या बनाया गया है, उनको प्राइमरी अर्निंग मेंबर बनाया गया है, कि मतलब यही है जो घर के लिए अर्निंग लाते हैं। वुमेन चाहे कितनी भी अर्निंग कर ले, उनको जो है सेकेंडरी अर्निंग मेंबर ही माना जाता है। और अगर मान लो वो सोल ब्रेड अर्नर हो, मान लो इकलौती वही हो जो कि फैमिली के लिए अर्निंग ला रही हो, तो भी उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती, उनको मेन की तरह बराबर इक्वल राइट्स नहीं मिलते। Some of the other issues concerning women in modern India are stress and adverse effect on health, security, and safety at workplaces without gender discrimination, maternity benefits, and social support for child care. इसके अलावा मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है, कितना भी वो कमा लें उनको आदमियों की तरह दर्जा तो नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जब वो काम पे जाती हैं तो वहाँ पे उनकी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है, उनके साथ उनके जेंडर के बेस पे भेदभाव भी किया जाता है, और साथ ही उनको कोई मैटरनिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, उनको सोशल सपोर्ट भी नहीं मिलता। जैसे अगर मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए ना। अगर छोटा बच्चा है किसी लेडी के पास तो उस बच्चे को भी चाइल्ड केयर मिलनी चाहिए। तो ये उतना नहीं मिल पाता औरतों को, जिसकी वजह से औरतें काम पे जाती हैं तो उनको उतनी सिक्योरिटी फील नहीं होती, ठीक है। अब देखो क्या क्या राइट्स हैं औरतों के लिए, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं स्टेट द्वारा, वो बताया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्ट्स एंड द स्टेट इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे कुछ एक्ट्स बताए गए हैं, इनको याद कर लेना। पूछा जा सकता है कि ये वाला एक्ट कब आया या इस ईयर में कौन सा एक्ट आया, ऐसे पूछा जा सकता है। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, तो ये फैक्ट्री एक्ट आया था कब आया था, 1948 में आया था। उसके बाद प्लांटेशन लेबर एक्ट आया था 1951 में, माइंस एक्ट आया था 1952 में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था 1961 में। Article 16(1) of the Constitution of India guarantees equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment and अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि चाहे कोई भी सिटीजन हो, सबको बराबर राइट मिलने चाहिए। मतलब अगर कोई भी सिटीजन काम पे जा रहा है, काम कर रहा है, तो उसको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या बताया गया है, सेक्शन 48 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट स्टेट्स दैट क्रेचर्स शुड बी मेंटेन्ड if more than 30 women are employed in an industry or factory। तो अगर किसी भी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा वुमेन हैं
तो वहाँ पे क्रिचेस होने चाहिए। क्रिचेस क्या होते हैं? जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, जो क्रच होते हैं ना, वहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। तो फैक्ट्री एक्ट जो आया था उसका सेक्शन 48 जो है उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं तो वहाँ पे उन औरतों के बच्चों के लिए क्रैचेस होने चाहिए। Children below 6 years should be looked after in these crèches, which will be maintained by the industry itself. तो 6 साल से कम उम्र के बच्चे इन क्रैचेस में रखे जाएंगे और इन क्रैचेस को मेंटेन कौन करेगा? वो इंडस्ट्री करेगी, जिस इंडस्ट्री में वो औरतें काम कर रही हैं। ठीक है। Women cells were created in the Ministry of Labor to look at the problems of women worker. तो women workers को जो प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक सेल बनाया गया है, वुमेन्स सेल। और ये सेल किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बनाया है। The Equal Remuneration Act for Equal Wages for the Same Work or Work of a Similar Nature also came into force. तो ये जो Equal Remuneration Act आया, ये इसलिए आया था कि चाहे कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो, सबको इक्वल वेजेस दी जाएंगी, मतलब सबको मजदूरी जो है बराबर दी जाएगी। अगर काम बराबर है तो मजदूरी भी इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। हमने सिलेबस में देखा था ना कि हमको केजीबीवी के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है? केजीबीवी इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सर्व शिक्षा अभियान फॉर ब्रिंगिंग नेवर एनरोल्ड and dropout girls from rural, remote and disadvantaged section of the society into school education till elementary level in residential schools. तो यहाँ पे ऐसी लड़कियों को इनरोल किया जाता है जो कभी स्कूल नहीं जा पाई या जो किसी कारण से स्कूल से निकल गई या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। और ये जो कहाँ की हैं लड़कियाँ? रूरल एरिया की, रिमोट एरिया की, या सोसाइटी के ऐसे सेक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हैं। तो उन लड़कियों के लिए जो है ये कहा गया कि कम से कम इनको बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। तो इनके लिए ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए। ठीक है। और ये किसके अंडर खोले गए? सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। ठीक है। ऑल द गर्ल्स एनरोल्ड इन KGBVs study the bridge course for 6 months to 1 year for preparing them for the entry level. तो पहले तो इन लड़कियों को एक ब्रिज कोर्स कराया जाता है जो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक होता है, जहाँ पे लड़कियों को प्रिपेयर किया जाता है कि वो एंट्रेंस निकाल पाएँ। और ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसमें एंट्री क्लास 6 से होती है। तो लड़कियों को इस योग्य बनाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रिज कोर्स कराया जाता है ताकि वो क्लास 6 में एडमिशन ले पाएँ। द KGBVs आर बीइंग ओपनड इन बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट के जो बैकवर्ड ब्लॉक्स होते हैं ना, वहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। दिस स्कीम विल ऑल्सो हेल्प इन implementation of recently passed law right to education act ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये स्कीम खोली गई कि बच्चे को क्या दी जा सके? एजुकेशन दी जा सके, खासकर लड़कियों को एजुकेशन दी जा सके। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना was launched on 22 January 2015 by PM नरेंद्र मोदी at पानीपत in हरियाणा। तो ये लॉन्च कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 में। किसने लॉन्च किया था? PM मोदी ने। कहाँ पे लॉन्च किया था? हरियाणा के पानीपत में। अब इसका एम क्या है? इसका एम सबसे पहले तो ये है कि जो गर्ल और बॉय का रेशियो है ना, वो उसमें जो गर्ल्स की संख्या कम हो रही है उसको मेंटेन करना, मतलब गर्ल्स का जो संख्या कम हो रही है उसको बढ़ाना। द एम इज टू एड्रेस द इशू ऑफ द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इमेज एंड टू जनरेट अवेयरनेस एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इंटेंडेड फॉर गर्ल्स इन इंडिया। तो मतलब लड़कियों को अवेयर करना, लड़कियों के लिए जो सर्विसेज लाई गई हैं, उनकी वेलफेयर के लिए जो सर्विसेज लाई गई हैं, वो लड़कियों तक पहुंचाना। इट मेनली टारगेट्स द क्लस्टर्स इन यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार एंड दिल्ली। तो जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये ज़्यादातर
किन स्टेट्स को टारगेट कर रही है? यूपी को, हरियाणा को, उत्तराखंड को, पंजाब, बिहार और दिल्ली को। Organize communication campaigन to create equal value for the girl child and promote her education। तो यहाँ पे कंपेन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको बताया जाता है कि गर्ल्स की वैल्यू क्या है और क्यों गर्ल्स को हमको एजुकेट करना चाहिए। फोकस ऑन जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज़। तो बेसिकली ये जो योजना है ना, ये उन सिटीज़ को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है जहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है वो कम है, जहाँ पे ये जो रेशियो है ना ये बहुत ख़राब स्थिति में है। नेक्स्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे आपकी बुक में कुछ केस स्टडीज़ भी दी गई हैं जिसमें कुछ लोगों के बारे में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले किरण मजूमदार शॉ के बारे में बताया गया है। ये क्या थी? ये एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट थी, द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। शी इज़ एन एमिनेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये बहुत बड़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, मतलब औरत हैं और बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर हैं। शी स्टार्टेड हर प्रोफेशनल करियर एज अ ट्रेनी ब्रूअर इन कार्लटन एंड यूनाइटेड बेवरेजेस and in 1978 formed her own company Biocon India Limited। तो इन्होंने अपना जो प्रोफेशनल करियर था वो एज अ ट्रेनी स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग में ये ट्रेनिंग लेती थी और फिर 1978 में इन्होंने खुद की कंपनी खोली जिसका नाम था बायोकॉन लिमिटेड, बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। Under her leadership, Biocon has transformed to an integrated biopharmaceutical company with strategic research initiatives। तो इनकी ही लीडरशिप में जो बायोकॉन है वो बहुत आगे बढ़ी। इस कंपनी ने बहुत नाम कमाया, रिसर्च फील्ड में भी ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। टुडे बायोकॉन इज़ इंडियाज़ पायनियरिंग enterprise। Kiran Majumdar Shaw received many prestigious awards such as ET Businesswoman of the Year, Leading Exporter, टेक्नोलॉजी पायनियर एंड बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये सारे अवार्ड इनको मिले थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन 1989 शी वॉज ऑनर्ड विथ पद्मश्री एंड इन 2005 विद पद्म भूषण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1989 में इनको पद्मश्री मिला, फिर 2005 में इनको पद्म भूषण मिला। सी कंटिन्यूज टू बी अ मॉडल एंटरप्रेन्योर। तो आज भी वो मतलब एक मॉडल एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब लोगों को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। इनको देख के एक आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वुमेन के लिए बेसिकली काम करती है। इसका नाम है श्री महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाय एंड फॉर वुमेन। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन की है और वुमेन द्वारा चलाई जाती है और वुमेन के लिए ही चलाई जाती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन टू इनेबल देम टू अर्न अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइवलीहुड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका उद्देश्य क्या है कि ये वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए, साथ ही साथ ये वुमेन को इस काबिल बनाए कि वो खुद के लिए लाइवलीहुड अर्न कर सके, गर्व से जी सके। दिस सोसाइटी वॉज स्टार्टेड इन 1959 विद 7 members एंड इन 1966 इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुई थी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1959 में स्टार्ट हुई थी। उस समय खाली 7 मेंबर थे इसके, फिर बाद में 1966 में ये जो है रजिस्टर्ड हो गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट ऑल्सो गॉट रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो इसी बीच इसने जो है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज से भी रिकॉग्निशन प्राप्त की और इसको क्या रिकॉग्निशन मिली? विलेज इंडस्ट्री के रूप में रिकॉग्निशन मिली। इसको बेस्ट विलेज इंडस्ट्री का अवार्ड भी मिला। टुडे देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड खाखरा मसाला, वड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, चपातीस, केक्स एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स। तो आज भी ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट इंक्लूड हैं। The society gives self-employment to about 45,000 members all over India with the sales turnover of 1,600 crores, including export to many countries, paving the way
फॉर वुमेन टू बिकम सेल्फ रेलियंट। तो यहाँ पे जो ये कंपनी है, ये लगभग 45,000 लोगों को इसने जॉब दिया है, औरतों को जॉब दिया है, और इसका जो टर्नओवर है वो 1,600 करोड़ का है। ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती है। अब क्वेश्चन आ गया, फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड इन। तो जो ये फैक्ट्रीज एक्ट है ना, ये कब आया था? तो यहाँ पे 1948 करेक्ट हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है, प्लांटेशन लेबर एक्ट वाज पास्ड इन। प्लांटेशन लेबर एक्ट जो है वो कब आया था? तो ये आया था 1951 में। नेक्स्ट है, श्री महिला गृह उद्योग लचित पापड़ इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए है? तो ये है वुमेन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। द फैक्ट्री एक्ट 1948 मेक्स श्योर दैट देयर इज फैसिलिटी ऑफ डैश ऑन द वर्क प्रीमाइसेस। तो जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, इसमें क्या बताया गया था कि जो वर्क प्लेस हैं वहाँ पे किस चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्रच। क्रच की फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नित्या ओन्स अ गारमेंट कंपनी एंड टुक रिस्की डिसीजन इन हर वर्क एवरी डे। नित्या इज अ एन। तो यहाँ पे नित्या के बारे में बताया गया है कि वो क्या है, एक गारमेंट कंपनी चलाती है और उसको रोज़ रिस्की डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है, वेज एम्प्लॉयड पर्सन है, लेबरर है, या अनस्किल्ड वर्कर है? तो वो एक एंटरप्रेन्योर है, तभी तो उसकी खुद की गारमेंट कंपनी है, तभी तो वो रिस्की डिसीजन रोज़ लेती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क एंड लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एटीट्यूड एंड अप्रोचेस टू वर्क। द एटीट्यूड एंड अप्रोचेस टूवर्ड्स वर्क इज अबाउट हाउ एनी इंडिविजुअल परसीव्स वंस ऑन वर्क सिचुएशन, हैंडल द circumstances एंड डिमांड्स ऑफ द जॉब एंड वेरियस टास्क। तो वर्क एटीट्यूड और वर्क अप्रोचेस का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन वर्क सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, जो जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो जो डिमांड होती हैं, उनको कैसे फुलफिल करता है, डिफरेंट टास्क को कैसे अच्छे से परफॉर्म करता है। If a person compare only the salary he receives with that of another without taking into account the work responsibilities, the qualification required, sincerity and dedication of the other person, there is a scope of dissatisfaction। तो खाली आप दूसरों से सिर्फ अपनी सैलरी कंपेयर करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप सैलरी कंपेयर कर रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो पर्सन जिससे आप अपनी सैलरी कंपेयर कर रहे हो वो किस तरह से अपने काम को करता है, उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितना डेडिकेट होके काम कर रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। खाली अगर सैलरी आप देखोगे, सैलरी को कंपेयर करोगे तो आप हमेशा डिससेटिस्फाई ही होगे। उसके बाद है ऑन द अदर हैंड व्हेन द पर्सन रियलाइज ऑफ ऑल एस्पेक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ वंस ओन जॉब, द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस इज ग्रेटर। तो अगर खाली आप सैलरी देखोगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, लेकिन आप अगर सारे एस्पेक्ट्स को देखते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखो जॉब का, नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखो, फिर उसको देखो कि आप क्या कर सकते हो, मतलब आपने कैसा काम किया और उसके बदले में आपको कैसी सैलरी मिली है। अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है, आपकी जो हैप्पीनेस है वो बढ़ जाएगी। खाली पैसा देखना अच्छी बात नहीं है, उससे आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप फिर दूसरों से तुलना ही करते रहोगे खाली पैसे की। Some people perceive work as something they have to do somehow or anyhow, and therefore are unable to enjoy or even think of enjoying the work। देखो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो खाली काम को काम की तरह देखते हैं कि मतलब काम पूरा करना है चाहे कैसे भी करें। तो ऐसे लोग कभी भी अपने वर्क को enjoy नहीं कर पाते, कभी भी खुश नहीं हो पाते। However, when a person perceives his her work
as a source of energy, fulfillment and learning job satisfaction is ensured। तो अगर वहीं पे दूसरा पर्सन जो कि अपने काम को एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह देख रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे अपने काम को एकदम अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ पूरा करना है, अपना बेस्ट देना है, तो ऐसे काम को करने में उस व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो काम को खाली काम की तरह मत देखो, उस जो भी आपका काम है, जो भी आपकी ड्यूटी है, उसको एकदम फुल डेडिकेशन के साथ करो। अब है लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए कौन कौन सी लाइफ स्किल्स आपके पास होनी चाहिए? तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी खुद की काबिलियत पता होनी चाहिए, आपको अपनी खुद की कमियां भी पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, आप दूसरों से अच्छे से बात कर पाओ, दूसरों को समझ पाओ, अपनी बात दूसरों को समझा पाओ। डिसीजन मेकिंग, मतलब आप एकदम अच्छे से डिसीजन लेने वाले होने चाहिए। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तो आपको सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? क्रिएटिव होनी चाहिए। नॉर्मल लोग जैसे काम कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के आपको सोचना पड़ेगा। एम्पैथी, लोगों के साथ आपको रहना है तो उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनकी सिचुएशन में खुद को डाल कर समझना पड़ेगा। ठीक है, खाली सिंपैथी नहीं रखनी है, एम्पैथी रखनी है। सिंपैथी माने कि खाली आपको आपने उनको दया भावना उनके लिए व्यक्त कर दी, ये हो गई सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी क्या है कि आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के देख रहे हो, उनकी सिचुएशन में रख के देख रहे हो। तो आपको अगर काम अच्छे से करना है, अपनी करियर में आगे बढ़ना है, तो आपको दूसरों की सिचुएशन में जाके उनको समझना पड़ेगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाओ, अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाओ। क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी थिंकिंग जो होनी चाहिए ना, वो क्रिटिकल होनी चाहिए, मतलब आपको हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों को देखना है। कोपिंग विथ इमोशंस, आप ऐसा ना हो कि बहुत भावनाओं में बह जाओ, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता हो। कोपिंग विथ स्ट्रेस, आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आता हो, कंट्रोल करना आता हो। ठीक है, तो ये कुछ स्किल्स हैं। इसके बाद है इसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए? तो सबसे पहला है वर्किंग प्रोडक्टिवली। देखो, आप वर्क प्लेस पे काम करने ही गए हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप जब उसके अंदर में काम करो तो आपसे उस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव साबित हो पाओ। ठीक है, तो आप जो भी काम करो उसको प्रोडक्टिवली करो, मतलब कि आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होना चाहिए, आपके काम का कुछ अच्छा रिजल्ट निकलना चाहिए, आपको फुल डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। सेकंड है लर्निंग इफेक्टिवली। आप ऐसे हो कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा हो, आप नई चीज़ को सीखना चाहो। ठीक है, फिर है कम्युनिकेटिंग क्लियरली, आप बातचीत अच्छे से कर पाओ, लोगों को अपनी बात समझा पाओ, लोगों की बात समझ भी पाओ। वर्किंग कोऑपरेटिवली, मतलब लोगों के साथ मिल के काम करो, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिन तक रह पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ पाओगे, अपने करियर में ग्रोथ कर पाओगे। थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, तो आपको हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों सोचना है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी अपने अंदर लानी है। इसके अलावा और भी कुछ अदर स्किल्स हैं, जैसे कंसंट्रेट होकर आपको काम करना है, अलर्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी मतलब आप होना चाहिए आपके अंदर, कि मतलब आप फटाक से डिसीजन ले पाओ, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरा दिमाग लगा के काम करो। एम्पैथी है, फिर उसके बाद है एबिलिटी टू ट्रेन, आप लोगों को ट्रेन भी कर पाओ, और अगर आपको कोई चीज़ कोई सिखा रहा है तो आप उसको सीख भी पाओ। इसके बाद बहुत सारी ऐसी एबिलिटी है, ऐसी स्किल्स हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? ये देखो, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दो ग्रीक वर्ड को मिला के एर्गोनॉमिक्स बना है। पहला तो है एर्गॉन, जिसका मतलब होता है वर्क, दूसरा है नॉमिक्स, जिसका मतलब होता है नेचुरल लॉ। तो इन दोनों को मिला के एर्गोनॉमिक्स बना है, और एर्गोनॉमिक्स को हम ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। एर्गोनॉमिक्स इज एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन, ह्यूमन और मशीन का जो एडजस्टमेंट होता है उसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंसेस combined with engineering science to achieve optimum mutual adjustment of human work, with the benefit being measured in term of human efficiency and well-being। देखो,
आप जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, वहाँ का जो भी अरेंजमेंट है ना, वो आपके हिसाब से होगा, तभी ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति को गर्दन में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, तो उसको बैठने के लिए अच्छी चेयर मिलनी चाहिए, तभी वो काम अच्छे से कर पाएगा। तो एर्गोनॉमिक्स में यही ध्यान दिया जाता है कि जो भी आपकी मशीन है जिस पे आप काम कर रहे हो, जो भी आपके आसपास के चेयर टेबल हैं जिससे आप काम कर रहे हो, वो सब आपके हिसाब से सेट हों। तो मशीन और ह्यूमन का जो एडजस्टमेंट होता है उसको ही ergonomics बोलते हैं। Tools, machines, and workstations are designed to fit the work so that stress and health problems can be reduced. तो यहाँ पे टूल्स, मशीन्स और वर्कस्टेशन यानी कि वर्क प्लेस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस दोनों को कम किया जा सके। इसके बाद लिखा है एर्गोनॉमिक्स इज एन इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी टूल दैट एड्रेसेस मैटर्स रिलेटेड टू। तो ये जो एर्गोनॉमिक्स है ये क्या है, एक इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी टूल है जो इन मैटर्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो वर्क प्लेस, वर्क स्टेशन डिज़ाइन, इस पे ध्यान दिया जाता है कि जो वर्क प्लेस है वो वर्कर के हिसाब से डिज़ाइन हो। टास्क डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ वर्क मैथड्स, तो जो टास्क है, जो वर्क है, उस पे भी ध्यान दिया जाता है कि काम कैसे करना है, किस तरह से काम किया जाए कि वर्कर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इक्विपमेंट डिज़ाइन पे भी ध्यान दिया जाता है कि जो भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स रखे गए हैं वो वर्कर के लिए सुविधाजनक हो, वर्कर को उससे कोई नुकसान ना हो। फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाता है कि मान लो इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई तो कैसे उससे निकला जा सकता है, क्या क्या फैसिलिटी दी जा सकती है। वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट कैसा है, इसको भी देखा जाता है एर्गोनॉमिक्स के अंदर। द साइंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज सेट ऑन 4 पिलर्स। तो 4 पिलर्स पे एर्गोनॉमिक्स का जो साइंस है वो काम करता है। पहला है एंथ्रोपोमेट्री, मतलब बॉडी साइज और बॉडी का जो मेजरमेंट है उस पे ध्यान दिया जाता है कि वर्कर का साइज कैसा है बॉडी का, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो मशीन को हैंडल करने में। बायोमैकेनिक्स, मतलब मस्कुलो स्केलेटल एक्टिविटीज़ एंड फोर्सेस एक्सर्टेड, मतलब कि जो भी मसल्स और स्केलेटन में प्रॉब्लम होती है ना काम करते करते, होता है कि कभी कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स से बचा जा सके, ये भी ध्यान दिया जाता है बायोमैकेनिक्स में। फिर फिजियोलॉजी, इसका भी ध्यान दिया जाता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है नीड फॉर एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरी है एर्गोनॉमिक्स। तो देखो ये वर्क प्लेस पे ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहला तो इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये सबसे पहले कि जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। तो कैसे सेफ्टी और हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, तो इसमें देखो सबसे पहला बताया गया है रिड्यूसिंग नंबर एंड सेवरिटी ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज। तो जो भी इंजरीज होती हैं उनको कम किया जा सके। रिड्यूसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन एरर की वजह से जो जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी को भी कम किया जा सके, तो इससे सेफ्टी और हेल्थ बना रहेगा वर्कर का। फिर है इम्प्रूविंग जॉब इफेक्टिवनेस बाई, जॉब की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जा सके ताकि जॉब अच्छे से हो। अब जॉब की इफेक्टिवनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के। अब देखो अगर मशीन को अच्छे से एडजस्ट किया जाएगा, वर्कर के हिसाब से बनाया जाएगा, तो वर्कर जॉब को अच्छे से करेगा, जॉब इफेक्टिव बनेगा ही। एरर अगर कम होंगे तभी भी जॉब इफेक्टिव होगा, और अगर इंजरीज कम होंगी तभी भी जॉब अच्छे से होगा, वर्कर काम अच्छे से कर पाएगा। इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन थ्रू कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन, अगर वर्कर को कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन मिले, वो अच्छे से काम कर पाए, तो उसको जो है जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और जब वर्कर को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको अपने जॉब को करने में मज़ा आएगा, तो जॉब इफेक्टिवनेस आएगी ही, जॉब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अगर काम करने में आपको मज़ा आ रहा है तो आप वो काम अच्छे से करोगे, तो यही सेम चीज़ वर्कर के साथ भी होगी। तो इसीलिए एर्गोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है। अब एर्गोनॉमिक्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला तो है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इंजरी एंड एक्सीडेंट।
अगर मशीन को ह्यूमन के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाए तो इंजरी और एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। दूसरा है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अब देखो, अगर अच्छे से मशीन एडजस्ट होगी ह्यूमन के हिसाब से तो वर्कर जो है, ह्यूमन जो है, वो प्रोडक्टिव हो पाएगा, वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। जो काम करने में वो ज़्यादा समय लेता था, अब वो जल्दी से कर पाएगा, उस काम को कम समय में कर पाएगा। रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड नीड टू डू द वर्क अगेन। मिस्टेक्स भी वर्कर कम करेगा, और अगर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उस काम को बार बार करना पड़ता है, तो ये बार बार करने से भी मुक्ति मिलेगी। इंक्रीजेस इफ़िशेंसी। जो वर्कर की एफिशिएंसी है ना, वो बढ़ेगी, वो काम को ज़्यादा कर पाएगा कम समय में। डिक्रीजेस एब्सेंटिज्म ड्यू टू इल हेल्थ, एक्सीडेंट्स, स्ट्रेस। देखो, अब्सेंटिज्म का क्या मतलब है कि जो अब्सेंट हो जाते हैं ना वर्कर, मान लो अगर मशीन अच्छी नहीं है, वर्कर उस पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बीमार हो सकता है, उसका हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो हो सकता है वर्कर को स्ट्रेस आ जाए। तो इन प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है ना वर्कर अब्सेंट हो जाए। तो अब्सेंटिज्म को भी जो है ये एर्गोनॉमिक्स क्या करती है, कम करती है। इम्प्रूव्स मोराल ऑफ वर्कर। वर्कर के मोराल को भी इम्प्रूव करती है, उसका मोराल हाई होता है, वो अपने काम को करने में इंजॉयमेंट का अनुभव करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है? इट इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एंड इनोवेटिव एंटरप्राइज प्रोडक्ट और सर्विस। तो नए नए प्रोडक्ट सर्विस को बनाना, कुछ इनोवेटिव करना ही एंटरप्रेन्योरशिप होता है। द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स is to change the pattern of a production or design of a product through innovations, invention, or even attempting new technological method modifications for producing a new commodity or producing an old one in a new way। तो जो entrepreneurs होते हैं ना, इनका काम क्या होता है कि प्रोडक्शन के पैटर्न को ही ये बदल देते हैं। मतलब पुराने तरीके से जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसको ये नए तरीके से बनाते हैं। या ऐसा कह सकते हो कि कम समय में कैसे अच्छा प्रोडक्शन किया जा सके, ये सोचते हैं। क्रिएटिविटी लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं, मतलब कैसे कोई पुराना काम ही नए तरीके से किया जा सके, इफ़ेक्टिव तरीके से किया जा सके, ये एंटरप्रेन्योर सोचते हैं। यही एंटरप्रेन्योर्स का काम होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कैन टेक रिस्क फॉर कन्वर्टिंग अ नोबल आइडिया इनटू रियलिटी। कोई भी आइडिया इनके दिमाग में आ रहा है, उसको रियलिटी में बदलने के लिए ये रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, और यही क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर्स की। An entrepreneur is innovative, creative, organized and risk taker। तो entrepreneur की क्या क्वालिटी होती है? ये इनोवेटिव होता है, इसके अंदर नए नए आइडिया, नए नए थॉट्स आते रहते हैं। क्रिएटिव होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, एक उसका टाइम होता है, उसके अंदर पंचुअलिटी होती है, रिस्क टेकर होता है। और यहाँ पे कुछ इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका नाम बताया गया है, जैसे मिस्टर नारायण मूर्ति, जे.आर.डी. टाटा, धीरूभाई अंबानी। ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। पहला है विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। इनके अंदर इच्छा होती है वर्क हार्ड की, मतलब हार्ड वर्क करने की इच्छा होती है। नॉलेज एंड स्किल्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये प्लान भी करते हैं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और इनके पास पर्याप्त नॉलेज भी होती है कि वो प्लान भी कर लें, प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर लें। स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, मटेरियल्स, पर्सनल एंड टाइम। अब इनके पास स्किल्स होती हैं कि ये कैसे कम पैसे में ही अच्छे से काम कर लें, कम मटेरियल में भी अच्छे से काम कर लें, टाइम को कैसे मैनेज करें, जो भी इनके पास लोग हैं, जो भी इनके पास वर्कर्स हैं, उनको कैसे मैनेज करें। हैविंग द करेज टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क ये ज़रूर लेते हैं, मतलब ऐसा रिस्क जो इनको पता होता है कि अच्छा इतना रिस्क तो होगा ही, मतलब इनको पता होता है कि रिस्क तो होगा ही, और वो रिस्क लेने के लिए ये रेडी भी होते हैं। एबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल मैनी टास्क साइमल्टेनियसली। तो एक ही साथ कई सारे टास्क को करने के लिए ये रेडी होते हैं, और इनके अंदर वो एबिलिटी भी होती है। एबिलिटी टू लर्न एंड एक्वायर द नेसेसरी स्किल फॉर द टास्क। जो टास्क के लिए ज़रूरी स्किल्स हैं
उनको सीखते भी हैं, उनको एक्वायर भी ये करते हैं। ठीक है, रोज़ नई नई चीज़ें सीखने में इनको रुचि होती है। एबिलिटी टू डील विथ टफ इश्यूज एंड फाइंड द सॉल्यूशंस। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई टफ इश्यूज आ गए, उनसे डील करने की एबिलिटी भी होती है, उनका सोल्यूशन ढूंढने की एबिलिटी भी होती है इनके अंदर। बीइंग रियलिस्टिक एंड नॉन एक्सपेक्टिंग ईजी सोल्यूशंस। रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, रियलिटी में रहते हैं, कल्पना में नहीं जीते। और इजी सॉल्यूशंस तो इनको बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब ऐसे टास्क ये हाथ में लेते हैं जो इजी ना हो। एबिलिटी टू कोप विथ सेटबैक्स, चैलेंजेस एंड फेलियर्स। अगर इनको कोई फेलियर मिला भी, इनको कोई चैलेंजेस मिल भी रहे हैं, तो उसको ये मैनेज करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, लेके उसको परेशान नहीं होते। एबिलिटी टू डेवलप पार्टनरशिप्स एंड एबल नेटवर्किंग। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये पार्टनरशिप्स को डेवलप करते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं। लोगों का नेटवर्क बनाने में इनको अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लोगों से रिलेशंस बनाना अच्छा लगता है। एबिलिटी टू नेगोशिएट, स्ट्रेटेजाइज एंड प्रायोरिटाइज। तो इनको, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जहाँ इनको ज़रूरत हो थोड़ा मोड़ा नेगोशिएट भी कर पाएँ। ठीक है, थोड़ा मोल भाव कर पाएँ। स्ट्रेटजी भी ये अच्छे से बना लेते हैं, और इनको पता होता है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, कौन से काम को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस आदमी को, किस इंसान को कितनी प्रायोरिटी देनी है। बीइंग फ्लेक्सिबल एंड एबल टू हैंडल क्राइसिस। फ्लेक्सिबल होते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई उसको हैंडल करने में भी ये एबल होते हैं। हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और इनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, तभी तो ये अपने पूरे स्टाफ को एक साथ मिला के रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर भी खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक था ये। इसके बाद ये क्वेश्चन है, आफ्टर ग्रेजुएशन रीना गॉट अ जॉब इन एमएनसी बट शी इज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कोप विथ हर वर्किंग लाइफ। देखो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रीना को एक जॉब मिली एमएनसी में, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो ये इसकी वर्किंग लाइफ है रीना की, उससे ये कोप नहीं कर पा रही है, मतलब उसको डील नहीं कर पा रही, उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। हियर आर फ्यू टिप्स टू इम्प्रूव वर्क लाइफ। तो कुछ टिप्स दिए गए हैं कि कैसे वो अपनी वर्क लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये टिप्स बताई गई हैं, ये स्किल्स बताई गई हैं कि उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी वर्क लाइफ को मैनेज कर पाए। तो सबसे पहला है बी एम्पैथेटिक, दूसरा है थिंकिंग इन अ मोनोटोनस वे, तीसरा है इनकरेज पार्टनरशिप, चौथा है बी रिजिड। देखो, एम्पैथी उसके अंदर होनी चाहिए, उसको एम्पैथेटिक बनना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। थिंकिंग इन अ मोनोटोनस वे, नहीं, मोनोटोनस वे में मतलब एक ही बोरिंग तरीके से नहीं सोचना है, उसको अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, मोनोटोनस नहीं होना है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। इनकरेज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को इनकरेज करे, हाँ ये अच्छा है, लोगों से मिले, लोगों से बात करे, पार्टनरशिप को बढ़ाए, तो ये हो सकता है, तीसरा भी होगा। बी रिजिड, रिजिड नहीं होना है, एक ही चीज़ को लेके बैठना नहीं है, उसी पे टिका नहीं रहना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो रिजिड नहीं होना है। चौथा भी नहीं होगा, दूसरा और चौथा नहीं होगा, पहला और तीसरा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, पहला और तीसरा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमने अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस कुछ बनाए थे मैंने, आपको ये भी समझ में आए होंगे, ऐसी उम्मीद है। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एडवाइस हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझे दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।